प्रिय मित्रों, हर हर महादेव, जय माँ अम्बे। मैं ज्योतिषाचार्य पंडित राजीव पाठक आप लोगों को आज हम बताएंगे कि कुंडली मिलान के लिए सटीक तरीका क्या है। प्रिय मित्रों, हमारे सनातन धर्म के अंतर्गत वैवाहिक संबंध सबसे महत्वपूर्ण है। इस संबंध के बिना हम गृहस्थ जीवन में प्रवेश नहीं कर सकते हैं। प्रिय मित्रों, आइए इन्हीं बिंदुओं पे हम आज विचार करते हैं। प्रिय मित्रों, विवाह की बात पक्की करने से पहले वर वधू की कुंडली मिलान करने की आवश्यकता होती है। इस कुंडली मिलान की प्रक्रिया में टोटल 36 अंक प्राप्त होते हैं। अब 36 अंक में से 18 से 24 अंक प्राप्त होने को निम्न वर्ग का मिलान माना जाता है। 24 से 30 अंक मिलान होने को सामान्य श्रेणी का माना जाता है। 30 से अधिक अंक मिलान प्राप्त होने को उत्तम श्रेणी का मिलान माना जाता है। प्रिय मित्रों, लेकिन अब हम इन्हीं 36 गुण के मिलान पूर्वक विवाह का फैसला करना काफ़ी मुश्किल होता है, क्योंकि कई कारण इसमें आ जाते हैं। बल्कि जो इस तरह से आज के मार्केट में सॉफ्टवेयर के माध्यम से मिलान किया जाता है, आपको मैं बता दूं, आश्चर्य होगा, सिर्फ 20% ही होता है। इसके आगे भी कुछ प्रक्रिया होती है, जैसे कि वर वधू का जो नाम राशि है एक दूसरे से दूसरा, 12वां, 9वां, 5वां या फिर 6ठा, 8वां नहीं होना चाहिए। प्रिय मित्रों, इसके अंतर्गत मंगल दोष का विचार लग्न, चंद्रमा और शुक्र तीनों कुंडली से करना चाहिए। स्त्री के कुंडली में यानी कन्या की कुंडली है तो शुक्र का विचार अवश्य करना चाहिए। शुक्र को लग्न मानते हुए मंगल का विचार करना चाहिए। वर वधू की कुंडली में लग्न राशि, चंद्र राशि, सूर्य राशि और नवमांश लग्न राशि की स्थिति द्वितीय, द्वादश, मित्रों पंचम, नवम या फिर छठी, 8वीं नहीं होनी चाहिए। इसी तरह लग्न राशि का स्वामी ग्रह, चंद्र राशि का स्वामी ग्रह और सूर्य राशि का स्वामी ग्रह की स्थिति द्वितीय, द्वादश, पंचम, नवम या फिर 6वीं, 8वीं नहीं होनी चाहिए। प्रिय मित्रों, वर वधू दोनों की कुंडली के लग्न भाव पर अशुभ ग्रहों की अगर युति हो, दृष्टि हो अथवा वे स्वयं हो, जैसे मंगल, शनि एवं राहु तथा केतु, इनका प्रभाव होगा तो दोनों में जिद यानी क्रोध और अहंकार का भाव देखने को मिलेगा, जिसके चलते विवाद उत्पन्न होना तय है। प्रिय मित्रों, वर वधू दोनों की कुंडली में पंचम भाव पर अशुभ ग्रहों, जैसा कि मैं बताया, शुभ ग्रहों का नाम मंगल, शनि, राहु, केतु का प्रभाव होगा तो संतान प्राप्ति में निश्चित रूप से बाधा उत्पन्न होगी। साथ ही संतान भाव का कारक बृहस्पति की शुभ अशुभ स्थिति पर भी विचार करना आवश्यक हो जाता है। दोनों का ही चंद्रमा पीड़ित होगा तो दोनों ही शांत स्वभाव के ना होकर के क्रोधी स्वभाव के होंगे, जो झगड़े का, विवाद का, क्लेश का कारण बनेगा। अगर दोनों का ही मंगल ग्रह पीड़ित होगा तो दोनों ही उग्र स्वभाव के होंगे, क्लेश कभी खत्म नहीं होने वाला है। अगर दोनों का ही गुरु ग्रह पीड़ित होगा तो दोनों ही एक दूसरे के कार्यों में रुकावट पैदा करने वाले, कमेंट करने वाले, फिर कार्य पूरा न होने से विवाद करेंगे। अगर दोनों का ही शुक्र ग्रह पीड़ित होगा तो दोनों ही एक दूसरे के सुख और खुशी का ध्यान नहीं रखेंगे। कई बार ऐसी भी स्थिति हो जाती है कि लड़के के पास धन संपदा होते हुए भी लड़की की धन की स्थिति दुखद रहती है। कई बार तो खुद की जरूरतें, आवश्यकताएं पूरी करने के लिए
या घर खर्च के लिए भी पैसे नहीं दिए जाते हैं, जो कलह का कारण बनता है। तो इसलिए यह देख लेना चाहिए कि लड़के की कुंडली के द्वितीय भाव में अशुभ ग्रह मंगल, शनि, राहु, केतु तो विराजमान नहीं है। प्रिय मित्रों, वर और वधू दोनों की कुंडली का अलग अलग रूप में अध्ययन करते हुए दोनों की सेहत, आयु, धन योग, संतान योग, दूसरे को प्रेम देने की भावना, क्षमता, मानसिक मजबूती, लाभ और हानि इत्यादि विषयों का विचार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि यदि एक का स्वास्थ्य अच्छा नहीं होगा तो भी गृहस्थ जीवन सुख में बाधा उत्पन्न होगी। इस तरह से सिर्फ गुण मिलान के आधार पर वैवाहिक जीवन के सुख दुख का विचार नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। मित्रों, मैं बता दूं कि देखने में आता है कि गुण मिलान अंक ज्यादा होने पर भी गृहस्थ जीवन के सुख में बाधा उत्पन्न होती है, बल्कि न्यूनतम अंक होने पर भी बाधा उत्पन्न होती है। मेरे पास इस तरह से तमाम समस्याएं लेकर के लोग आते रहते हैं। प्रिय मित्रों, इन विषयों पे पहले ही विचार करना श्रेयस्कर होगा। प्रिय मित्रों, इस तरह से मैं आप लोगों के सामने दिव्य चर्चाओं को लेकर के आता रहूँगा। अब आप लोग में से अगर कोई भी सज्जन मेरे चैनल को पहली बार देख रहे हैं तो इसे आप सब्सक्राइब करें, ताकि मेरा सारा प्रोग्राम आप तक पहुँचे और आप उसका आनंद लें। प्रिय मित्रों, इसी तरह से हम चर्चा करते रहते हैं और आप लोग लाभ उठाते हैं तो मन प्रफुल्लित होता है। हमारे ऋषि महर्षियों का जो परिश्रम वो सार्थक होता है। आप लोगों से मेरा यही आशय है कि आप लोग सही जानकारी अधिक से अधिक उसका लाभ लें और लोगों तक पहुँचावें। इसी कामनाओं के साथ हर हर महादेव, जय मां अम्बे।